हेलो बच्चों, कैसे हो सब। फिजिक्स नीट यूनिट नंबर 2 वेक्टर में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 1 में बेटा हमने वेक्टर का जो बेसिक पार्ट था, वेक्टर की जो डेफिनेशन थी, वेक्टर स्केलर क्या चीज़ें होती हैं वो हमने पढ़ लिया था। तो वेक्टर बोले तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। और स्केलर बोले तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का उसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे किया था हमने? एरो से। एरो की जो लेंथ है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, बराबर नहीं होती है। लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे अपन तो जो एरो है उसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड के बराबर रख देंगे, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो रिमूव हो जाता है। अगर आपको ध्यान नहीं है ये चीज़ तो आप पिछले लेक्चर में एक बार वापस अच्छे से देख लेना, समझ लेना। तो अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सिंपल है, जो एरो होगा ना, जो डायग्राम में जो एरो हमने ड्रॉ किया होगा उस एरो की जो लेंथ है ना वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर रख देंगे गुणा भाग करने के लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो एरो की लेंथ, और वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए तो एरो हेड या एरो का जो टिप है वो वेक्टर की डायरेक्शन को बता देगा। लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था। अल्फाबेट ले लेंगे, अल्फाबेट के ऊपर एक एरो लगा देंगे तो वेक्टर से आप लिख सकते हो, या वेक्टर के टेल और हेड पर 2 पॉइंट लिख दिए, तो जैसे ए टू बी वेक्टर है तो उसको ए बी वेक्टर लिख देंगे, ऊपर एरो लगा देंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड में सिंपल, आप जैसे ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड में कैसे लिखेंगे उसको, उसका नाम क्या लिखेंगे, नेमिंग कैसे होगी। सिंपल ए वेक्टर, उसके पास में 2 डंडियां खींच दो, मॉड्यूलस, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, या मैग्नीट्यूड को आप सिंपल ए से लिख दो तो भी उसके मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर का कुछ पार्ट था। और बाकी कई बुक्स में आप देखोगे, जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर वेक्टर बेटा पुराने बुक्स के अंदर जैसे ये ए वेक्टर है ना, लिखने का तरीका ये है, ठीक है। ऊपर एक एरो लगा देते हैं, तो ये वेक्टर को लिखने का वे ये है, और मैग्नीट्यूड को सिंपल ऐसे है ना, या ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ये मैग्नीट्यूड है। जो एनसीईआरटी जो पुराने बुक्स है ना उनके अंदर ये सिंपल होता नहीं था, तो वो क्या करते थे, बोल्ड में लिख देते थे, देखो बोल्ड में ऐसे करके। तो बोल्ड लेटर लिखा हो ना, डार्क में दे रखा हो आपको, तो वो वेक्टर ही है, वो यही समझना, इसका मतलब यही है, समझ रहे हो ना। और सिंपल लिखा है ना तो इसका मतलब मॉड्यूलस है, ठीक है। तो बोल्ड या डार्क लेटर में लिखा हो तो वेक्टर है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड है तो सिंपल लेटर में लिखा हुआ है, सिंपल अल्फाबेट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उसके अलावा ज्योमेट्री से रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। लास्ट में जाते समय बेटा हमने कोसाइन लो, साइन लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनकी ज्योमेट्री पढ़ी थी। कोसाइन लो, साइन लो मैंने आपको समझा ही दिया था, ठीक है। कुछ अभी मैं एग्जांपल लूंगा, 2-3 एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा क्लास के अंदर, तो वो आप समझना, उनका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे बेटा वेक्टर के अंदर अपन। तो देखो क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपन, एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये एक ट्रायंगल है ना, और ये वेक्टर ही बना देता हूं चलो, या सिंपल लेंथ ले लेते हैं, चलो ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है सपोज 2, ये वाला लेंथ भी 2 है, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। आपसे ये वाला लेंथ पूछिए, है ना। तो माइंड में हाथों हाथ आ जाना चाहिए कि ये 2 लेंथ पता है, एक्सटीरियर एंगल भी पता है, या 120 दे रखा होता, ये वाला अंदर वाला एंगल दे रखा होता 120, तो भी नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते थे, है ना, तो भी फाइंड कर सकते थे। तो आपसे ये वाली साइड लेंथ पूछी है, राइट। अब इसको कैसे करें, तरीका क्या है? इसको 2 तरीकों से आप कर सकते हो, 2 मेथड से, साइन लो से भी कर सकते हो, कोसाइन लो से भी कर सकते हो। साइन लो हर जगह मत लगाना, साइन लो में क्या होता है, सिमेट्री होनी बहुत जरूरी है ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। कोसाइन लो मोस्टली में लग जाता है। आपके लेवल की बात करूं तो कोसाइन लो से काम चल जाएगा। जैसे देखो, इसको मैं पहले तो कोसाइन लो से करके बताता हूं, देखो ध्यान से देखिएगा। कोसाइन लो, ये दोनों साइड बराबर है ना, एक्सटीरियर एंगल पता है अपन को, ये वाली लेंथ पता करनी है, इसको मैं आर मान लेता हूं चलो। तो आर बराबर क्या आएगा, देखो हमने कोसाइन लो पढ़ा था, आर स्क्वायर, ये पता करना है अपन को, दोनों साइड पता होनी चाहिए, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू में दिस इंटू दिस
फिर सामने वाला एक्सटीरियर एंगल कितना है बेटा, cos 60 आ गया। इसको सॉल्व करते चलो, आर स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया, 8 आ गया ये। और cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, 1/2 होती है। 4 हो गया, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आया, 12 आ गया ना। तो r बराबर कितना है देखो, 12 का रूट करोगे तो 4 इंटू 3 होता है, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 2√3 आ गया ना। देखो r की वैल्यू 2√3 आ गई, आई कि नहीं समझ में। कोसाइन लो लगा दिया, कर लिया सॉल्व। क्या इसको साइन लो से कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। देखो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप साइन लो कोसाइन लो लगा रहे हो, क्या दोनों लो लग सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन आसान है थोड़ा। देखो ये लेंथ कितनी है 2, ये वाला लेंथ कितनी है 2, ये वाला एंगल कितना है 60 है ना, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये हमें पता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन रहा है। देखो ये दोनों लेंथ बराबर बराबर है ना, ये दोनों बराबर बराबर है ना, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे। बोलो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे क्योंकि दोनों साइड लेंथ बराबर है। और इन दोनों का एंगल का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये तो आप जानते हो, मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा होगा 9th 10th के अंदर। एक्सटीरियर एंगल जो है वो दोनों, ये दोनों जो इंटीरियर एंगल है इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। और ये दोनों बराबर बराबर भी होंगे, ये थीटा तो ये वाला भी थीटा होगा, है ना। तो आप ये बताएं, थीटा प्लस थीटा एक्सटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए 60 के बराबर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। बोलो आ गई ना, थीटा 30 आ गया। अच्छा ये 60 है तो ये अंदर वाला एंगल कितना आएगा 120, ये 120 आएगा, कंफर्म है क्योंकि टोटल 180 होगा तो ये 120 आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको ये वाली लेंथ पता करनी है, तो मैंने इसको आर मान लिया। अब साइन लो लगा दो। साइन लो में क्या सीखा था, जैसे ये वाली साइड है 2 मतलब a बाय साइन अल्फा बराबर b बाय साइन बीटा बराबर c बाय साइन गामा, यही था ना। तो a2 है 2 बाय, तो ये साइन लो लगा रहे हैं अपन, 2 बाय साइन थीटा बराबर ये लिख दूं r बाय साइन 120 बराबर, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं r चाहिए ना, तो यहां से ये r निकाल सकते हैं अपन। थीटा की वैल्यू कितनी 30 है ना, रख दो यहां पर 2 साइन 30 बराबर r अपॉन में साइन 120 है। साइन 120 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूं मैं। कन्वर्जन भूल तो नहीं गए, याद रखो ये चीज। तो आगे देखो 2 बाय साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 बराबर r बाय साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होता है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसकी। 90 प्लस 30 तो 90 है, तो साइन किस में बदल जाएगा कॉस में, कॉस, और ये 30 आ गया। तो ये 2 ऊपर चला गया तो 2 हो जाएगा यहाँ पर 4 बराबर r अपॉन में कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2। 2 से 2 कट गया, √3 उधर चला जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो r बराबर कितना आ गया 2√3। देखो आंसर अलग नहीं आएगा, सेम आएगा। एक और मेथड से करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल की ज्योमेट्री से कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ये वाला एंगल 60 था ही, और ये वाले दोनों एंगल पता लग ही चुके हैं अपन को, 30 है, ये 2 है और ये भी 2 है। बोलो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इस वर्टेक्स से, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर दिया जाए तो आपको पता है कि ये दोनों एंगल भी बराबर बराबर होते हैं, एंड दोनों ये साइड ये बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अगर ये पूरा r है ना तो ये r/2 हो जाएगा ना, ये भी r/2 हो जाएगा। तो अब आप एक बार इस ट्रायंगल को देख लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे कहूं ये हाइपोटेनस कौन सा है, हाइपोटेनस होगा ये वाला बड़े वाला 2, ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस कितना होगा r/2। तो अगर आपको बेस फाइंड करना है, r/2 फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, बेस बराबर क्या आएगा, हाइपोटेनस इंटू में cos 30 ना, 2 cos 30, ठीक है। अरे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो
h साइन थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगा और h cos थीटा बेस हो जाएगा। तो h कितना है 2 cos 30 बेस हो जाएगा, मतलब बेस कितना r/2। तो देखो r/2 2 cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया, r बराबर कितना आया 2√3, है ना। तो आप इसमें बिल्कुल भी सरप्राइज ना हो, आप ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन जो है हमने 3 तरीकों से कर दिया है, बिल्कुल भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा ज्योमेट्री का पार्ट है। ये जो फॉर्मूलाज कोसाइन लो साइन लो आए हैं, ये बेटा भी ज्योमेट्री से ही आए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से ही आए हैं, ठीक है। तो बेसिक ज्योमेट्री है तो वो हिट हो रही है सबको, तो इसलिए आंसर सेम आया है, सही है ना। तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी क्वेश्चन में ये तीनों मेथड लगे, हो सकता है एक ही मेथड लगे, लेकिन कई बार डाटा ऐसा दिया होता है कि क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, तो इसमें एक ही तीनों तरीकों से हो सकता है, 3 4 जितने भी हो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, तो एक सिंपल ट्रायंगल है, साइड लेंथ a है, ये साइड लेंथ b है और ये वाला एंगल थीटा है, और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है ये लेंथ कितनी होगी, मतलब इन तीनों की टर्म्स में ये वाली लेंथ बतानी है आपको, ठीक है। तो चलो दो साइड पता है आपको, एंगल पता है, तो हम कोसाइन लो अप्लाई कर सकते हैं। कोसाइन लो में इस क्वेश्चन मार्क को मैंने लिख दिया r, चलो r पता करना अपन को। अगर आपको r पता करना है, ये दोनों पता है, साइड पता है, तो r के सामने वाला एक्सटीरियर एंगल पता लग जाए तो गेम ओवर है। ये वाला एंगल थीटा है ना, तो आप एक्सटीरियर एंगल पता नहीं कर सकते क्या। ये देखो ये वाला एंगल कितना आएगा बताओ, ये पाई माइनस थीटा आ जाएगा ना, बाकी फॉर्मूला लगाना है, चलो करो सॉल्व। r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया, cos एक्सटीरियर एंगल r के सामने वाला पाई माइनस थीटा बेटा, है ना, और cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और पाई होता तो कोई कन्वर्जन नहीं होता, cos का cos ही रहेगा। तो यहाँ पर वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 2ab, cos का cos ही रहेगा और थीटा आ जाएगा। देखो ये r आ गया, और r बराबर कितना आ गया फाइनली, ये अंडर रूट में लिख दो, ये r आ गया बेटा। समझ में आई बात, इतना सिंपल है, देखो बहुत ही इजी है, काफी इजी है ये। तो यार हमने कैलकुलेट कर लिया, यही पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स p एंड q ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम गिवन आपको, ये साइड a है, ये साइड b दे रखी है आपको, और आपसे ये डायगोनल्स पूछें कि डायगोनल p और डायगोनल q, ये लेंथ बताइए क्या होगी इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ a एंड b एंड एंगल थीटा। थीटा a एंड b दे रखा है आपको, और ये डायगोनल्स आपसे पूछे कि डायगोनल्स की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो चलो करके बताते हैं, इसको करते हैं, देखो बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं डायगोनल q की, है ना। डायगोनल q पता करना, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये थीटा सामने वाला एंगल है इसके, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, पाई माइनस थीटा। तो ये a ये b ये q है, पाई माइनस थीटा। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया सेम डिटो, देखो कोई फर्क नहीं है ना, तो डायरेक्ट लिख दूं वैल्यू, q बराबर अंडर रूट में यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, आ गया। अब p चाहिए अपन को, आ जाओ p पे देखते हैं। चलो पैरेललोग्राम में खास बात ये होती है कि ये जो फ्रंट वाली जो साइड्स है ना, ये बराबर बराबर होती है, मतलब ये a है तो ये वाला भी a होगा, ये b है तो ये वाला भी b होगा। तो अपन को p फाइंड करना है, ध्यान से देखना p को। इस डायग्राम को मैं ड्रॉ कर देता हूं, देखो कुछ ऐसा बन रहा है, देखो ये p है पूरा, अच्छा ये a है और ये कितना है, b है। अच्छा ये बताओ, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी ना, इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूं, ये दोनों पैरेलल है ना, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा ना, इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा ही आएगा। अब बताओ अगर आपको p फाइंड करना है, ए बी अपन को पता है, ये वाला एंगल थीटा, थीटा एक्सटीरियर एंगल हो गया, देखो तो बताओ p नहीं आ जाएगा क्या हमारे पास, बड़ा सिंपल है p, तो p बराबर या p स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और एक्सटीरियर एंगल भी थीटा ही है तो कॉस थीटा आ गया यहाँ पर। तो p बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो दोनों डायगोनल्स पता कर लिए अपन ने, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बहुत इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं बेटा, करेक्ट।
अब इनमें अगर एरो हो, वेक्टर्स हो तो भी क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन को मैग्नीट्यूड चाहिए तो अपन को एरो की लेंथ फाइंड आउट करनी होती है बेटा, और उससे अपन मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लूँ मैं, देखो ठीक है, ये कुछ वेक्टर्स मैंने बना रखे हैं। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर, राइट। एंड मान लीजिए कि ये वाला एंगल जो है आपको दे रखा है, या कोई सा भी एंगल ले लो, वैसे ये वाला एंगल है 60 डिग्री, चलो ठीक है। और आपको यहाँ पर कुछ दे रखा है, क्या, मॉड ऑफ ए वेक्टर, सपोज मॉड ऑफ ए वेक्टर आपको लैम्डा दे रखा है, मॉड ऑफ बी वेक्टर आपको दे रखा है 2 लैम्डा, ठीक है। देन फाइंड मॉड ऑफ सी वेक्टर, मॉड ऑफ सी वेक्टर पता लगाना आपको, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल ट्रायंगल की ज्योमेट्री, साइन लो कोसाइन लो तो हमने पढ़ ही लिया, तो वो लगाना ही है बस, और मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड तो पूछा है, मैग्नीट्यूड बोले तो लेंथ। तो यहां पर बताओ, एरो की टिप से घबराने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए भाई, तो सिंपल बना लो। ये ए कितना है, लैम्डा है, ये कितना है 2 लैम्डा है, और ये अपन से पूछा है, ये सी लिख दो सिंपल, मैग्नीट्यूड। और ये वाला एंगल कितना है 60, एक्सटीरियर एंगल पता है अपन को, लो चक दो, सी स्क्वायर बराबर, सामने वाला पता है एंगल पता है, और ये दोनों साइड पर पता है बेटा, सी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, मतलब 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा इंटू 2 लैम्डा, आ गया, दिस इंटू दिस, इंटू में कॉस 60, सी स्क्वायर बराबर, तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस, चलो साथ में ही जोड़ लेंगे इनको, 4 लैम्डा स्क्वायर, ये आ गया 2 इंटू 2 4 लैम्डा स्क्वायर, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर, तो 2 4 6 और एक 7, तो सी बराबर 7 लैम्डा स्क्वायर आ गया, तो सी बराबर आ गया √7 लैम्डा। लो ये सी का मैग्नीट्यूड आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे आपको इस टाइप से कोई ट्रायंगल दे रखा है, ये वेक्टर्स कुछ इस टाइप से दे रखे हैं, कहीं पे भी बना दो, इस टाइप से वेक्टर दे दिया आपको, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है बेटा। ये दोनों एंगल दे रखे हैं आपको, सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, राइट। और आपको दे रखा है, इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 न्यूटन, फाइंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। आपसे मॉड ऑफ ए वेक्टर तो दे रखा है, लेकिन मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू पूछी है, तो आराम से देख लो इस डायग्राम को। अब अपन कैसे फाइंड करेंगे, देखो देखो इसमें ए की वैल्यू दे रखी है ना, एक साइड लेंथ दे रखा है, और कोसाइन लो के अंदर 2 साइड लेंथ पता होनी चाहिए, तब जाकर के अपन कोसाइन लो लगा सकते हैं। सी स्क्वायर पता करना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब जाके सी फाइंड आउट कर पाओगे। यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है आपको, लेकिन बी और सी की वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन मैंने सी की वैल्यू नहीं पूछी, केवल बी की वैल्यू आपसे पूछी है, तो क्या बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते अपन, निकाल सकते हैं। देखो सिंपल ये ट्रायंगल बन गया, इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4, बी का पता करना है अपन को, सिंपल बी लिख दो, सी का भी पता करने के लिए बोलते तो सी पता कर सकते थे, सी लिख दो। चलो ये वाला एंगल कितना है 60, ये वाला एंगल कितना है 45, तो क्या ये वाला एंगल नहीं पता कर सकते आप, जरूर पता कर सकते हो आप। कितना एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा बेटा 60 + 40 को 180 में से माइनस कर देंगे अपन, बाद में कर देंगे। ये वाला एंगल लिख दूंगा मैं 180 माइनस 60 + 45। तो चलो देखते हैं, साइन लो लगाते हैं अपन। तो ये तो 4 है, ये बी है, ये सी है। साइन लो क्या था, 4 बाय साइन ऑफ दिस एंगल, 4 बाय साइन ऑफ दिस एंगल बराबर बी बाय साइन ऑफ 60, और सी का पूछे तो बराबर सी बाय साइन ऑफ 180 माइनस 60 + 45।
आ गया। मुझे हालांकि बी चाहिए, तो बी चाहिए तो इन दोनों को बराबर कर दो केवल। तो यहाँ से देखो 4/sin45, sin45 कितना होता है 1/√2 इक्वल्स टू बी बाय sin60 कितना होता है √3/2 है ना। तो √2 को ऊपर ले जाओ तो 4√2, यहाँ पे 2 ऊपर चला गया 2b/√3। तो यहाँ से बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ जाएगी देखो ये 2 से 2 कट जाएगा और √3 भी उधर चला जाएगा तो कितना आ गया 2 और √3 इंटू √2 मतलब √6 आ जाएगा अंदर में। तो b की वैल्यू आ गई 2√6 न्यूटन, क्योंकि वो न्यूटन में दे रखा है तो यूनिट भी न्यूटन में आ जाएगी इसकी। तो 2√6 न्यूटन b की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू पूछे तो sin 180 माइनस थीटा है ये। sin 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव रहेगा और 180 है तो कोई कन्वर्जन नहीं आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो सिंपल sin 60 + 45 लिख सकते हो, sin 60 + 45। फिर sin a + b वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, sin a + b sin a cos b + cos a sin b, वो लगा करके इसकी वैल्यू लिख दो और वो वैल्यू को इसके बराबर कर दो और c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो c की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो चाहो तो, मैंने आपको हिंट दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये था ज्योमेट्री से रिलेटेड बेसिक पार्ट। जितना मतलब जितना बताया उतना आपके लिए मोर देन इनफ है, पर्याप्त है, ठीक है। अब हम बेटा वेक्टर के कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे, वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे हम आगे, ठीक है। तो टाइप्स क्या क्या हैं वेक्टर के, जैसे दो वेक्टर पैरेलल हो तो क्या कहेंगे उनको, है ना। दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, राइट। यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोलर वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर क्या होता है, ये कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को अपन डिस्कस करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसमें नंबर 1 पे है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होती है ना वैसे ही सेम। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स मस्ट बी सेम। जैसे ये ए वेक्टर ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर मैंने बी वेक्टर ड्रॉ कर रखा है, दोनों एरो बेटा एक ही डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, देखो एक ही डायरेक्शन की तरफ है ना, इनकी जो दोनों की जो टिप है। तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, तो इस यहाँ पर मैंने कोई मैग्नीट्यूड बराबर नहीं रखा है, यहाँ पर बराबर ले सकते हो आप चाहो तो, लेकिन डायरेक्शन मस्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है। दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स होंगे बेटा। एंटी पैरेलल वेक्टर, तो नाम से ही पता लग रहा है दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स मस्ट बी अपोजिट। जैसे ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, एक वेक्टर इधर की तरफ है, ए वेक्टर इधर की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बेटा। तो दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब वैसे अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम वेक्टर के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर माइनस साइन यूज करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम माइनस यूज करते हैं बेटा, माइनस साइन, ओके। तो बी वेक्टर इज पैरेलल टू माइनस ए वेक्टर। जैसे ए वेक्टर है ना, इसको पलट दूं ना मैं तो माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब बी वेक्टर पैरेलल है किसके, माइनस ए वेक्टर के। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम माइनस यूज करेंगे वेक्टर के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर बेटा, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल से थे। नेक्स्ट देखो आप, कोलीनियर वेक्टर। ये मैं नहीं लिखवा रहा आपको, कोलीनियर वेक्टर, ऐसे कई सारी डेफिनेशंस बन जाएंगी। कोलीनियर वेक्टर मतलब एक ही लाइन के लॉन्ग हो, एक ही लाइन में हो, उनको कोलीनियर वेक्टर बोलेंगे। तो ये दो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो हैं, ये क्या कोलीनियर वेक्टर नहीं है क्या, हैं एक ही लाइन के लॉन्ग, है ना। मतलब एक ही लाइन के लॉन्ग अगर वेक्टर्स हैं तो उनको कोलीनियर वेक्टर अपन बोल देंगे, राइट। मतलब हाँ, इनमें ये पैरेलल मैंने शो किया है, कोलीनियर में मतलब एक ही लाइन के लॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे देखो इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए एंड मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। मतलब डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। इक्वल वेक्टर का मतलब बराबर है दोनों के दोनों। जैसे ये ए वेक्टर है, इधर की तरफ मैंने ये बी वेक्टर बना दिया, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो भैया दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर बराबर है। मैग्नीट्यूड बोले तो ए बराबर बी, ये सिंपल मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, एरो लगा करके दो डंडियां खींच दो, मॉड्यूलस लिख दो। तो मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है।
तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों ही बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए एक तरीके से। तो आप क्या लिख सकते हो, सिंपली ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। जब मैग्नीट्यूड ही बराबर है, डायरेक्शन ही बराबर है, इसका मतलब दोनों वेक्टर ही क्या हो गए, सेम हो गए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फोर्थ, अनइक्वल वेक्टर्स, नहीं अनइक्वल नहीं, अपोजिट वेक्टर्स बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, अपोजिट वेक्टर्स मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन के अपोजिट है। डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट बट मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जैसे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, दोनों में फर्क क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर है, ए बराबर बी, मैग्नीट्यूड इक्वल है मतलब लेंथ बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है, लेंथ देखो बराबर बराबर ली मैंने, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। अपोजिट के लिए अपने माइनस यूज करते हैं। तो आप इसमें क्या लिखोगे बेटा, बी वेक्टर जो है ना वो पैरेलल है माइनस ए वेक्टर के, डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट के लिए हम माइनस यूज करते हैं। तो आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ ए वेक्टर, ये लिखने का तरीका है। तो बी वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ ए वेक्टर के बराबर है, एग्जैक्टली करेक्ट। माइनस ऑफ ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर को पलट दें अपने तो माइनस ए वेक्टर बन जाएगा, और जब माइनस ए वेक्टर बन जाएगा, सॉरी ए वेक्टर को पलट दूं तो माइनस ए वेक्टर इधर बन जाएगा ना। फिर माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बराबर हो गए ना, इक्वल वेक्टर्स हो गए, तो फिर मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर। इज दैट क्लियर? ऐसे करना है अपन को, राइट। फिर है फिफ्थ नंबर पे कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब एक ही प्लेन के अंदर सारे वेक्टर्स लाई कर रहे हो, ठीक है। इन ए सेम प्लेन, आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, एक ही प्लेन में अगर वेक्टर्स लाई कर रहे हैं तो उसको अपन कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे ये ए वेक्टर है, ये इधर की तरफ बी वेक्टर बना दिया मैंने, इधर की तरफ सी वेक्टर बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इसी बोर्ड के प्लेन में ही है ना, सेम ही प्लेन में। जैसे ये जैसे ये ए वेक्टर इधर की तरफ, ये बी वेक्टर इधर की तरफ, ये सी वेक्टर इधर की तरफ, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो ये एक ही प्लेन में है। अगर मैं इसको यूं तिरछा कर दूं, ऐसे करके यूं कर दूं, तो अब ये एक प्लेन में नहीं होंगे। हाँ, ये दोनों एक प्लेन में हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन में नहीं होंगे। कोई भी दो वेक्टर होते हैं ना, वो तो एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, तो ये एक प्लेन नहीं है क्या, है ना, इसी प्लेन में है। वेक्टर को इधर कर दूं तो क्या ये एक प्लेन में नहीं हुए क्या, हुए ना, एक ही प्लेन में। दो वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीसरा वेक्टर जब आता है तब डिसाइड होता है कि वो तीनों एक ही प्लेन में है कि नहीं है। तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी वेक्टर्स आएंगे, तो अगर कोप्लेनर हैं इसका मतलब तीनों के तीनों या चारों के चारों या 5, 6, 7 जितने भी हैं वो एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। अगर एक ही प्लेन में है बेटा तो फिर डेफिनेटली आप कह सकते हो वो कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, राइट। अब सिक्स्थ पॉइंट जो कि सबसे खास है, यूनिट वेक्टर। ये सबसे खास है इनमें टाइप्स के अंदर, ठीक है। तो को प्लेनर वेक्टर समझ में आ गया अपन को, पैरेलल, एंटी पैरेलल सब समझ में आ गया, अपोजिट वेक्टर भी समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर क्या है इसको मैं लिखवाता हूं, उसको आपको ध्यान से समझना है बेटा।
unit vector is a vector having magnitude of 1 unit. This vector only shows the direction of vector. Unit vector is a vector having magnitude of 1 unit. This vector only shows the direction of vector. ये बड़ा खास वेक्टर है बेटा. यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, यूनिट नाम से ही पता लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा. ठीक है, और ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी कोई डायरेक्शन, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, और डायरेक्शन किस तरफ होती है, जिस तरफ वेक्टर की डायरेक्शन होती है. चलो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ और समझने का ट्राई करना बेटा. जैसे ये एक वेक्टर है, करेक्ट. इस वेक्टर को मैंने लिख दिया ए वेक्टर, राइट. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, लेट से मैग्नीट्यूड है 3. ये इसका मैग्नीट्यूड ऑब्लिक लगा के मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया है ना. अगर मैं इस एरो को 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ दूं, तोड़ दिया, इनको मैं एरो बना देता हूं, बना दिया. मैं आपसे कहूं कि इसमें से एक एरो निकाल लो बाहर, निकाल लिया, ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 नहीं है क्या. 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ा, लेंथ को 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ दिया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड पूरी लेंथ का 3 है, तो इसका एक टुकड़े की लेंथ कितनी होगी, 1 होगी ना. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, होगा ना. इसी को अपन क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, लिखने का तरीका देखो, देख लो अच्छे से. जैसे ए है ना, जैसे ए वेक्टर पूरा लिख दिया. यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका होता है, ए के ऊपर एक टोपी लगा दो, कैप लगा दो, हैट लगा दो, एक ए कैप, ये यूनिट वेक्टर हो गया. इसको लिखने का तरीका है. आप चाहो तो ए वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये नोटेशंस हैं, थोड़ा ध्यान रखें इसका. तो ए के ऊपर कैप लगाने का मतलब दिस इज यूनिट वेक्टर. ओके, तो दिस इज यूनिट वेक्टर ए कैप, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है. मतलब मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 1 है. सही है ना. द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, ए कैप. सही लिखा है मैंने यहां पर. तो अब आपसे अगर मैं कहूं कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर लिखा है मैंने यहां पर, ए वेक्टर कितने ए कैप से मिलके बनाए, ए कैप ए कैप ए कैप, तीनों एक ही लाइन में ना. तो कितने ए कैप से मिलके बनाए, 3 ए कैप से ना. ए वेक्टर इज 3 टाइम्स ऑफ ए कैप. समझ रहे हो ना बात को, ए कैप ए कैप ए कैप, 3 टाइम्स ऑफ ए कैप इज ए वेक्टर. देखो वेक्टर इधर की तरफ वेक्टर है. तो प्रॉपरली अगर लिखें तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए कैप, क्योंकि 3 क्या है एक्चुअली में, इसका मैग्नीट्यूड ही तो है, तो ए कैप लिख दिया. तो इसमें खास चीज क्या, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये. इसमें खास चीज क्या है, ये जो ए वेक्टर है ना, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है पूरी, नाम है इसका. ये ए जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है, और जो ए कैप है ना वो उसकी डायरेक्शन है. डायरेक्शन कौन सी, ये वाली, इस तरफ. तो वेक्टर बनाने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. ध्यान से देखो, वेक्टर फॉर्म करने के लिए आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वेक्टर बनाने के लिए, एक तो मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज डायरेक्शन. डायरेक्शन बोले तो यूनिट वेक्टर, करेक्ट. तो अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ए कैप बराबर देखो क्या आएगा, ए वेक्टर अपॉन में ए. वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मॉड्यूलस, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगी. ठीक है, ध्यान से रखना. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर, बात एक ही है ना. तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो वेक्टर और एक उसका मैग्नीट्यूड. वेक्टर में मैग्नीट्यूड को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा बेटा, उसकी डायरेक्शन आ जाएगी. समझ में आई बात. तो यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन कौन सी है. ठीक है,
वेक्टर बनाने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और सेकंड वन इज डायरेक्शन। दोनों है आपके पास तो आप वेक्टर को लिख सकते हो, लिखना मतलब लिखा जा सकता है इजीली, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है बेटा। और एक खास इंपॉर्टेंट रिलेशन वो भी देख लो आप, वो क्या, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय ए है। ए वेक्टर की भी यूनिट होगी, यूनिट डायमेंशन जो आपने चैप्टर पढ़ा था, ए वेक्टर की भी यूनिट होगी और ए की भी यूनिट होगी। तो जो यूनिट ए वेक्टर की सेम ए जो मैग्नीट्यूड है उसकी यूनिट होगी, यूनिट से यूनिट कट जाएगी। तो ये ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर जो होता है वो हमेशा डायमेंशनलेस होता है, ये ध्यान रखना है आपको। यूनिट वेक्टर डायमेंशनलेस होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, सबसे खास बात, ठीक है। उसके अलावा if direction of two or more than two vectors is same, then their unit vectors are also same. If direction of two or more than two vectors is same, then their unit vectors are also same. यूनिट वेक्टर्स भी सेम होंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है और मैग्नीट्यूड तो 1 होता ही है वैसे भी, और उसकी कोई खुद की डायमेंशन होती नहीं है। तो यूनिट वेक्टर को शेयर कर सकते हो आप, दो वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर, अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है ना, तो दोनों का यूनिट वेक्टर भी सेम होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो है वो शेयर कर सकते हो आप, क्योंकि उसकी डायमेंशन खुद की होती नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ आपको। तो यूनिट वेक्टर बोले तो वेक्टर बनाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। बोले तो यूनिट वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मॉड्यूलस, इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन नहीं होती है, और यूनिट वेक्टर्स को आपस में शेयर कर सकते हो, दो वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपस में शेयर कर सकते हो अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो यूनिट वेक्टर भी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, उसके बारे में मैं बता दूं आपको। फिर अपन इसके एग्जांपल लेंगे। यूनिट वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यूनिट वेक्टर्स जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, जिनको अपन लिख सकते हैं बेटा। ध्यान से देखिएगा इधर। तो जैसे इस ब्लैक कलर से शो करता हूं, ये डायरेक्शन है x, ये y और ये z। x y z तीनों डायरेक्शन कुछ ऐसी हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से, राइट। दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, ठीक है। तो x y और z तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये वाला एंगल भी 90 होता है, ये वाला एंगल भी 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है, ठीक है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर बेटा, ठीक है। और x इधर है तो इस तरफ क्या जाएगा, -x। y उधर है तो इस तरफ क्या जाएगा, -y। z ऊपर है तो नीचे की तरफ क्या जाएगा, -z। तो x के अलोंग जो यूनिट वेक्टर अपन यूज करते हैं उसका नाम है i कैप। i कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। इसको अपन x कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये x पॉजिटिव x के अलोंग यूनिट वेक्टर अगर i कैप है, तो नेगेटिव x के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको अपन बोलेंगे माइनस का i कैप। ये अपोजिट वेक्टर हो गया ना, माइनस i कैप,
ठीक है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, वो केवल डायरेक्शन को शो करता है बेटा, और कुछ नहीं है, सिंपल है। सिमिलरली y के अलोंग अगर अपन देखें, पॉजिटिव y डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है j कैप, और इसको आप y कैप भी लिख सकते हो, ठीक है। नेगेटिव j y डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगा माइनस का j कैप या माइनस y कैप, और z की बात करें अपन तो प्लस z के अलोंग वेक्टर आ जाएगा प्लस k कैप, या आप इसको z कैप लिख सकते हो, और माइनस z के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आएगा उसको बोलेंगे बेटा माइनस का k कैप और सिंपली माइनस z कैप, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं जिनको अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिखते हैं। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल के अंदर किसी प्रश्न में अगर आई कैप जे कैप लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि उनका मीनिंग क्या है ना, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स होंगे बेटा। तो यहां मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो एक बार सबके सब ध्यान से देखना। तो आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, है ना, प्लस एक्स एक्सिस। माइनस आई कैप किस तरफ हो जाएगा? माइनस एक्स एक्सिस, उसको नहीं लिख रहा मैं। जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस जेड एक्सिस। आई कैप की बजाय क्या लिख सकते हो? एक्स कैप भी लिख सकते हो, जे कैप की जगह वाई कैप भी लिख सकते हो, और के कैप की जगह जेड कैप भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। ये जनरली आई जे के का यूज होता है। कैप लगा हुआ ना, कैप इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर, उसका वो नोटेशन है कैप। समझ में आ गई बात? तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है जो केवल डायरेक्शन बताता है बेटा। अब अपन कुछ एक दो क्वेश्चंस लेते हैं इसके यूनिट वेक्टर के। पहला एग्जांपल देखो बेटा, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल देन राइट दिस क्वेश्चन मार्क वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर। आप थोड़ा गौर से देखना, इधर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दो वेक्टर है, पैरेलल है, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने ऑब्लिक लगा के लिखा हुआ है 4, क्वेश्चन मार्क वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लिखा मैंने 5, ठीक है। और दोनों वेक्टर क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। मुझे क्वेश्चन मार्क वेक्टर लिखना है। अब मुझे ये पता है क्वेश्चन मार्क वेक्टर को बनाने के लिए आपको एक तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, याद है ना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? वेक्टर बनाने के लिए आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, उसकी डायरेक्शन चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रखना है अपन को। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्वेश्चन मार्क वेक्टर इज 5, सही है, और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन चाहिए, तो मतलब कैप आ गया, है ना, क्वेश्चन मार्क के कैप आ गया। तो ये इसकी डायरेक्शन है, बोले तो यूनिट वेक्टर है। अब आप ये बताएं कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है ना, और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा, मस्ट है, जरूरी है। तो यूनिट वेक्टर इसका देखा जाए, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना आएगा? ए कैप। अच्छा, ए कैप कितना आएगा? ए कैप होगा ए वेक्टर अपॉन में इस वेक्टर का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कितना बेटा? 4 है ना, इसका मतलब ए कैप जो है वो ए वेक्टर बाय 4 आ गया। आया कि नहीं आया? ये ए कैप है, और हमें अच्छे से पता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होना मस्ट है बेटा। मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो ए कैप है ना वो क्वेश्चन मार्क वेक्टर के बराबर है एग्जैक्टली। तो इस क्वेश्चन मार्क के कैप के बराबर है, तो इसका मतलब इस यूनिट वेक्टर को मैं इस यूनिट वेक्टर के बराबर रख सकता हूं। डायरेक्शन सेम है तो यूनिट वेक्टर सेम होंगे भैया, ये ध्यान रखो। तो क्वेश्चन मार्क वेक्टर कितना है देखो, बराबर 5, इसकी जगह मैं ए कैप लिख दूं, और ए कैप को मैं क्या लिख सकता हूं? ए वेक्टर बाय 4, तो ये लिख दूंगा मैं ए वेक्टर बाय 4। ये लो जी, ये वेक्टर आ गया। समझ में आई बात? तो 5/4 ए वेक्टर, सिंपल। नेक्स्ट पे आइए, देखिए बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल देन राइट क्वेश्चन मार्क वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पी वेक्टर। बड़ा इजी है। अब दोनों वेक्टर क्या है? एंटी पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन मार्क वेक्टर चाहिए, एक तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए जो कि दे रखा है 3 है, एक इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। बोलो। अच्छा, इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट होगा। आपसे पूछूं, बताइए इसका यूनिट वेक्टर कितना आएगा? पी कैप कितना आएगा? पी कैप आ जाएगा पी वेक्टर अपॉन में इसका मॉड्यूलस 2 आ गया ना। और इसका जो यूनिट वेक्टर है क्वेश्चन मार्क वेक्टर का, वो एकदम जस्ट इसके अपोजिट होगा। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, 3 और ये माइनस का पी कैप हो गया, माइनस का पी कैप हो गया ना।
और इसको यहाँ पर लिख दो क्वेश्चन मार्क वेक्टर बराबर माइनस को आगे ले आओ, माइनस का 3 पी कैप, और पी कैप की वैल्यू कितनी, पी वेक्टर बाई 2 बेटा, ये रख दो, तो -3 पी वेक्टर बाई 2, खेल खत्म, ये लो आंसर आ गया। आया कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो राइट दीज वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। ये मैंने 4 वेक्टर शो कर रखे हैं बेटा, ये y है, ये x है, ये f वेक्टर है जो कि x एक्सिस के अलोंग है, इसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन दे रखा है, ये v वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और ये किस तरफ है, y एक्सिस के अलोंग है। ये देखो ये p वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 4 kg मीटर पर सेकंड है, ये किस तरफ है, -y डायरेक्शन के अलोंग है। ये a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किस तरफ है, -x एक्सिस के अलोंग है। कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर ही तो लिखना है, बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले f वेक्टर को उठाते हैं, चलो f वेक्टर, वेक्टर बनाने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना बेटा, 4 रख दो। अब बात आती है डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में, देखो x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, मैंने स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स आपको बताए थे i j k, तो x एक्सिस के अलोंग क्या होता है, i कैप होता है ना, तो यह आ जाएगा 4 i कैप, और जो यूनिट है ना न्यूटन, ये न्यूटन जरूर रखो यहां पर, ठीक है। चलो v वेक्टर देखते हैं, मैग्नीट्यूड v वेक्टर का 2 मीटर पर सेकंड, इसको बाद में रख दूंगा, और डायरेक्शन क्या देखो किस तरफ है, ये y, बोले तो j कैप, यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, j कैप आ जाएगा ना, तो डायरेक्शन आ गई j कैप, और यहां यूनिट लिख दो मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखो p वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना है, 4 kg मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन क्या देखो, ये ऊपर की तरफ y है, नीचे की तरफ -y है, -y की तरफ क्या था यूनिट वेक्टर, माइनस का j कैप, तो यहां जाएगा माइनस का j कैप, तो माइनस आगे लगा दो फ्रंट में, -4 j कैप आ गया, और यूनिट लिख दो kg मीटर पर सेकंड। लास्ट वाला कौन सा है, a वेक्टर, a वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 4 है, डायरेक्शन कौन सी, देखो x इधर है, ये वाला डायरेक्शन कौन सी है, -x है ना, ये वाला डायरेक्शन, तो -x इसका मतलब यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस का i कैप, और यूनिट क्या बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट रख दी हमने, करेक्ट। तो इस वे से बेटा आप वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यूनिट वेक्टर का यूज करना हमने सीख लिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन जैसे करवाया था, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड बेटा 2 है, और मान लीजिए कि इसके पैरेलल में एक मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एकदम इसके पैरेलल में है ये, और इसका नाम लिखना है मुझे, है ना, नेमिंग करनी है इसकी, और इसका मैग्नीट्यूड 4 है। तो ये पता लग रहा है कि ये जो ए वेक्टर के जस्ट पैरेलल है, और ए वेक्टर से मतलब मैग्नीट्यूड से इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है, और इसका 2 है तो इसका 4 है ना, डबल है ना, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्वेश्चन मार्क वेक्टर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए वेक्टर का जस्ट डबल है ना, ये 2a वेक्टर हो गया। और वैसे यूनिट वेक्टर से अगर आप देखो तो भी कर सकते हो, जैसे यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर कितना आएगा, a कैप बराबर a वेक्टर बाई 2, और इसका यूनिट वेक्टर कितना आएगा, इसका यूनिट वेक्टर, अच्छा इन दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्वेश्चन मार्क वेक्टर को कैसे लिखोगे आप, क्वेश्चन मार्क वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड 4 इंटू में इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, मतलब यूनिट वेक्टर सेम है दोनों का, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना आना चाहिए, a कैप ना, a कैप क्या आएगा, a वेक्टर बाई 2, 2 से 2 कट गया, ये कितना आया, 2a वेक्टर आया कि नहीं आया। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो चाहो तो, अगर सिंपल कैलकुलेशन आपको नजर आ रही है तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप। और ऐसे ही अगर मान लीजिए अपोजिट होता तो, जैसे ए वेक्टर है, ये एकदम जस्ट इसके अपोजिट है ना, इसका मैग्नीट्यूड सपोज 3 है, इसका मैग्नीट्यूड, ये क्वेश्चन मार्क वेक्टर है, अननोन वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड सपोज मैं लिख देता हूं 6। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है बेटा। तो ये अपोजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ये इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है ना, जैसे 9 कर देता हूं, चलो मैग्नीट्यूड अगर 9 टाइम्स है, मतलब 9 है इसका और इसका 3 है, तो इसका मतलब इसके 3 गुना ज्यादा है इससे, है ना, 3 टाइम्स है इसका, तो ये 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, बट डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस का 3a वेक्टर आ गया। और यूनिट वेक्टर से करना चाहो तो इसका यूनिट वेक्टर कितना आएगा, a वेक्टर बाई 3 ना, a कैप, और इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, क्वेश्चन मार्क वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड 9 है इसका, और इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर अपोजिट होना चाहिए। अगर इसका a कैप है तो इसका माइनस का a कैप होना चाहिए, तो माइनस का a कैप, और a कैप क्या लिख सकते हो, a वेक्टर बाई 3 काट दिया, कितनी वैल्यू बेटा, माइनस का 3a वेक्टर, बोलो, है ना। तो डायरेक्ट भी आप इस तरीके से अप्रोच लगा सकते हो।
बाकी यूनिट वेक्टर बड़ा आसान सा है, सिंपल सा है। यूनिट वेक्टर बेटा मैग्नीट्यूड 1 होता है, केवल डायरेक्शन बताता है वेक्टर का, और यूनिट वेक्टर इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब यूनिट वेक्टर, दो वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपस में शेयर कर सकते हो आप। अगर डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो यूनिट वेक्टर को शेयर किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। क्लियर? ओके बेटा। उसके अलावा और कौन कौन से टाइप्स हैं वेक्टर के? जैसे पोलर वेक्टर, ठीक है, नंबर देख लेना आप, नंबर कौन सा इसका, पोलर वेक्टर। और एक होता है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है बेटा? इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of vector is known, then vectors are called polar vectors। ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर आपको मालूम है ना, तो वेक्टर को अपन पोलर वेक्टर बोलते हैं। कहने का मतलब, जैसे एक बॉक्स है बेटा, दिस इज बॉक्स, इस बॉक्स को अपन पुल कर रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है, पुल कर रहे हैं अपन, तो मैंने एक फोर्स लगा दिया, दिस इज फोर्स वेक्टर, लगा दिया बेटा। तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपको नजर आ रहा है ना, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, राइट। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर आपको पता है, तो उस वेक्टर को अपन पोलर वेक्टर बोलेंगे बेटा। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल की बात करें अपन, जैसे वेलोसिटी, कॉमा एक्सेलरेशन, कॉमा फोर्स, कॉमा मोमेंटम, एटसेट्रा। तो ये पोलर वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे कोई बंदा भाग रहा है, ठीक है, इस तरफ भाग रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है ना, उस वेलोसिटी को वेक्टर में आप रिप्रेजेंट करोगे तो बंदे के साथ ही अटैच करोगे ना वेक्टर को। अगर इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं बंदे से दूर यहाँ पे अटैच कर दूं, यहाँ पे बना दूं, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, सही नहीं लगेगा बेटा। तो इस वेक्टर को मुझे यहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपरली ये बता रहा है कि जो बंदा है ये इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये वेलोसिटी वेक्टर जो है, एरो जो है, मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। तो अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है बेटा, तो उसको अपन बोलेंगे पोलर वेक्टर्स। नेक्स्ट है बेटा एक्सियल वेक्टर। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मालूम नहीं होता है, तो उन वेक्टर्स को अपन जनरली एक्सियल वेक्टर के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक्सियल वेक्टर एक्चुअल में देखा जाए तो जो एक्सियल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इनके लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ी हुई है, अच्छी बात है। नहीं पढ़ी हुई है तो ये जब चैप्टर आएगा फिजिक्स का, तो उसके अंदर जब ये क्वांटिटीज जब आप पढ़ोगे ना, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको। यहाँ आपको इसकी फील नहीं आने वाली है, ठीक है, बहुत कम महसूस होगा आपको। तो एक्सियल वेक्टर मतलब दीज वेक्टर्स remain parallel to axis of rotation, axis of rotation, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है इन वेक्टर्स का मालूम नहीं होता है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं, जैसे एक सर्कुलर पाथ है बेटा, ठीक है। यहां पे मैं लिख सकता हूं पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ में पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये इसकी एक्सिस है, देखो
इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, करेक्ट। तो जो एक्सियल क्वांटिटीज हैं जैसे एंगुलर वेलोसिटी, तो यूं घूम रहा है ना, तो राइट एंड थंब रूल से उनकी डायरेक्शंस को बताया जाता है। ओमेगा वेक्टर एक्सिस के पैरेलल रहता है, ये एक्सिस से यूं एंगल पे नहीं होता, एक्सिस के पैरेलल रहता है बेटा ये ओमेगा वेक्टर। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो यूं पार्टिकल रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। इसके एग्जांपल मैं लिख दूं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एटसेट्रा। ठीक है, ये इसके कुछ क्वांटिटीज हैं। ये अभी के लिए आप इनका नाम ध्यान रख सकते हैं, ताकि अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप बता सको कि ये एक्सियल वेक्टर है, ये पोलर वेक्टर है। तो एक्सियल जो वेक्टर है वो जो एक्सिस जिसके अबाउट रोटेट होता है ना पार्टिकल, उस एक्सिस के पैरेलल ये वेक्टर कंसीडर किया जाता है। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता नहीं होता, मतलब ओमेगा वेक्टर जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, लेकिन एक्सिस के पैरेलल रहेगा, यूं ऊपर नीचे कहीं पे भी आप बना सकते हो। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका मालूम नहीं होता है। ओके, तो ये बस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बस आपको ध्यान रखना है, इतना ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब ये टॉपिक आएगा आपके तो वो चीज़ आपके समझ में आ जाएगी, फिर ये इस वेक्टर को कैसे यूज़ किया जाता है। राइट एंड थंब रूल का इसमें यूज़ होता है बेटा, जिससे अपने इसे वेक्टर को डिफाइन करते हैं। फिलहाल डेफिनेशन के हिसाब से ये आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी मेनली अभी आप पोलर वेक्टर के बारे में ही डिस्कस करोगे। वैसे है तो वेक्टर ही दोनों के दोनों, लेकिन फिजिक्स के शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं उनमें पोलर वेक्टर के बारे में ही डिस्कशन होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। वेक्टर में खास बात यह है कि वेक्टर में एरो को आप शिफ्ट कर सकते हो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एरो को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन शिफ्टिंग में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वेक्टर में एरो की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोले तो लेंथ, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वो सेम है तो वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेटा वेक्टर को अपने एरो को शिफ्ट कर सकते हैं, राइट, ऐसे। लेकिन न तो डायरेक्शन बदलनी चाहिए, न ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। जैसे ये ए वेक्टर था, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया इधर की तरफ, न तो डायरेक्शन बदल रही है, देखो डायरेक्शन सेम है और लेंथ भी सेम है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मतलब दोनों वेक्टर सेम है, इक्वल वेक्टर्स हैं। तो मतलब वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए बेटा। तो ये था वेक्टर का बेसिक पार्ट। टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, वेक्टर के टाइप्स में और भी कई सारे हैं, लेकिन उतना कोई ज़्यादा नीड है नहीं अपन को, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स अपन को समझना बहुत ज़रूरी है। और हमने यूनिट वेक्टर जो था वो बड़ा खास था, यूनिट वेक्टर को समझ लिया। यूनिट वेक्टर की टर्म्स में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी हमने समझा। ठीक है, आई कैप जे कैप इस पार्ट को भी हमने समझ लिया था। उसके अलावा वेक्टर में अगर आपको किसी वेक्टर की लेंथ पता करनी, मतलब मैग्नीट्यूड पता करना है, तो ज्योमेट्री का कितना यूज होता है, साइन लो कोसाइन लो, वो सारी चीजें हमने पढ़ी बेटा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले तो एरो की लेंथ पता करनी होती है। लेंथ पता करने के लिए आपको ज्योमेट्री की हेल्प लेनी होती है, सीधी सी बात है। ज्योमेट्री अगर आपकी अच्छी है तो आप आराम से मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है वेक्टर एडिशन। बड़ा खास टॉपिक है ये। वेक्टर एडिशन मतलब वेक्टर का सम करना, जोड़ेंगे अपन वेक्टर को। लेकिन क्या वेक्टर को ऐड करना इतना आसान है जैसे सिंपल स्केलर को ऐड करते हैं अपन? 20 + 20 40 ग्राम आया ना। चाहे आप 40 ग्राम यहाँ देखो, चाहे चलती हुई ट्रेन में देखो, 40 रहेगा वो। लेकिन अगर वेक्टर की बात करें तो एक बॉक्स पर इधर की तरफ 20 लगा दिया फोर्स, इधर की तरफ 20 लगा दिया फोर्स, फिर 20 का रिजल्ट कितना आता है? 0 आता है। इसका मतलब वेक्टर में एडिशन थोड़ा डिफरेंट है भाई। वेक्टर में 20 और 20 0 भी हो सकता है, 20 और 20 40 भी हो सकता है, लेकिन स्केलर अगर हो तो हमेशा 40 ही रहेगा। समझ गए बात को? तो वेक्टर एडिशन थोड़ा डिफरेंट है बेटा है ना। अब वेक्टर एडिशन को किस तरीके से लिखा जाता है, उसके दो लॉज हैं। शुरुआत में अपन केवल 2 वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे, है ना। केवल 2 वेक्टर का एडिशन सीखेंगे यहाँ पर।
राइट। तो वेक्टर एडिशन में फर्स्ट लॉ आता बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर टू वेक्टर्स। केवल दो वेक्टर के लिए ही अपन सीखने वाले हैं ये। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं, समझने का ट्राई करना बेटा। जैसे हमने ये तो सीख ही लिया कि एक बॉक्स पर अगर आप 30 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, इधर भी अगर आप 30 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो 30 एंड 30 का यहां पर 0 आ रहा है। अगर 30 इधर लगा दिया जाए तो फोर्स ज्यादा आएगा। अगर 30 इधर लगा दिया जाए, एक बंदा इधर पुल कर रहा है, एक बंदा इधर पुल कर रहा है, तो अपन को पता है जो बॉक्स है वो कहीं ना कहीं इधर जाएगा, है ना। और वो कितने फोर्स से जाएगा वो पता नहीं है, वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसको सीखने के बाद, ठीक है। तो इसका जो बेसिक पार्ट है, बेसिक जहां से वेक्टर की स्टार्टिंग होती है, जहां से फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है, वहीं से ही अपन इसको समझने का ट्राई करते हैं बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखना इधर। जैसे एक बंदा है, अपने घर से वो बंदा कुछ इस डायरेक्शन में चलता है, यहां से घर से चला और इस पॉइंट पर आ गया, है ना। और वो कितना डिस्टेंस चला पता नहीं कितना चला, जैसे मान लीजिए वो x चल गया या a चल गया, चलो a डिस्टेंस चला गया वो यहां से यहां तक, ठीक है। एक बंदा था, वो अपने घर से चलता हुआ यहां तक आया, कितना चला, a लेंथ चल गया। वो इस पॉइंट पे आने के बाद वो बंदा बेटा अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है, वो कुछ इस तरफ चला जाता है, यहां आ गया। अब वो यहां से यहां तक कितना चला, मान लीजिए वो b लेंथ चला, ठीक है। अपने घर से पहले इधर आया, a लेंथ चला, फिर इस पॉइंट से इधर की तरफ आ गया, वो b लेंथ चला गया, राइट। अब कोई कहे कि वो घर से कितना दूर गया भाई, तो आप यही कहोगे ना, घर से वो यहां गया, घर से वो इतना दूर गया, ये लेंथ मान लीजिए c है, तो आप यही कहोगे ना कि वो घर से इधर गया, a लेंथ पे गया, फिर a से फिर यहां से डायरेक्शन उसने अपनी चेंज कर ली, वो b लेंथ चला गया, है ना। तो फिर वो घर से कितना दूर गया, घर से वो इस लेंथ के बराबर चला गया एक्चुअल में देखा जाए तो a और b का जो रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट क्या निकला, c। समझ रहे हो बात को, a और b का रिजल्ट क्या निकला, c निकला बेटा, करेक्ट। तो c जो है वो a और b का रिजल्टेंट वेक्टर है, या रिजल्ट निकला, रिजल्ट है, c a और b का रिजल्ट है बेटा, है कि नहीं। मान लीजिए ये जो बंदा है वो घर से पहले इधर गया 40 मीटर, फिर वापस आ जाता है 40 मीटर, तो a 40 है और b भी 40 है वैसे देखा जाए तो, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, 0, कोई आउटपुट नहीं आया, वो वहीं का वहीं आ गया ना। समझ रहे हो बात को, तो उस केस में वो 0 आता रिजल्ट। लेकिन अभी a गया b गया तो रिजल्ट क्या आया, c, वो घर से इतना दूर चला गया। मान लीजिए ये 30 है, ये 40 है, और ये मान लीजिए 60 है, तो ये 30 ये 40 गया एंड देन यहाँ पर ये 60 आ गया, समझ रहे हो। तो ये 60 सेंटीमीटर चला गया, 60 मीटर या जो भी है चला गया, तो ये रिजल्ट है, ठीक है। और ये जो हमने लिखे हैं ना, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। और फाइनली जो घर से जो डिस्प्लेसमेंट आया वो ये वाला आया, राइट। बेटा डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, फिजिक्स में आप पढ़ोगे, वो वेलोसिटी होता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट के लिए ये चीज अप्लाई हो रही है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होता है, तो वेलोसिटी के लिए भी चीज अप्लाई होगी। वेलोसिटी का फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन आता है, तो एक्सेलरेशन के लिए भी ये रूल अप्लाई होगा। और एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स आ जाता है, तो फोर्स के लिए भी ये चीज अप्लाई होगी। तो मतलब ये चेन बनी हुई है बेटा एक, ठीक है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर्स है ना बेटा, वो इस रूल को फॉलो करेंगे,
ठीक है, अब रूल क्या है आप थोड़ा गौर से समझना। मैंने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे लिखा है, अब इसको समझने का ट्राई करना बेटा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ध्यान से देखिएगा, वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए वेक्टर, और उसके आगे कंटिन्यू में एक और वेक्टर मैंने अटैच कर दिया बी वेक्टर। ध्यान देना, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का जो हेड है या जो टिप है वो इस बी वेक्टर के टेल के साथ कनेक्टेड है, टेल के साथ ये जुड़ा हुआ है, देखो, तो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो जो रिजल्ट होगा ना ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्ट, वो बेटा इस वेक्टर के टेल से स्टार्ट करना है और इस वेक्टर के हेड तक लेके जाना है। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। ओके, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब ये हुआ, इफ टू वेक्टर्स are represented by arrows in a triangle, वो भी सेम ऑर्डर में, then closing side of triangle, और वो अपोजिट ऑर्डर में, रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर, और सिंपली एडिशन ऑफ वेक्टर्स। If two vectors are represented by arrows in a triangle, two vectors are represented by arrows in a triangle, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब देखो ऑर्डर सेम है, यूं यूं खींचा फिर यूं खींच दिया, यूं बनाया यूं बना दिया, ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम मतलब इसका टिप इसके टेल से कनेक्टेड है, तो ये ऑर्डर सेम है। अगर इसको ऑर्डर अपोजिट कर दे तो इसका टिप इसके टिप से भिड़ जाता, तो अपोजिट ऑर्डर हो जाता, ये यूं होता तो ये यूं होता, फिर वो सेम ऑर्डर में नहीं होते। सेम ऑर्डर का मतलब हेड टेल, इस तरीके से। इन ए ट्रायंगल सेम ऑर्डर, देन क्लोजिंग साइड, क्लोजिंग साइड ये वाली होगी ना, और जिसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? अपोजिट। अपोजिट ऑर्डर मतलब देखो, अगर ये एरो देखा अपने, ये एरो फिर ये और एरो सेम ऑर्डर में है, फिर अगर अगेन मैं एरो यूं बना देता क्लोजिंग साइड में, तो ये सेम ऑर्डर में हो जाते हैं सारे के सारे। अरे बोलो, इसका टिप यहाँ की बजाय यहाँ पे बना देता मैं, ये ब्लू वाले का टिप यहाँ पे बना देता, तो ऑर्डर सेम हो जाता ना। तो ऑर्डर सेम नहीं करना है, इन दोनों का तो ऑर्डर सेम है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या? अपोजिट है। देखो अपोजिट मतलब टिप से टिप भिड़ रहा है ना। सो हमारे पास इस चीज को पहचानो बेटा, तो टिप से टिप भिड़ रहा है, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर क्या है? अपोजिट है। आर वेक्टर का ऑर्डर अपोजिट है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का ऑर्डर सेम है। तो जो क्लोजिंग साइड है वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगी अगर उसका ऑर्डर क्या है? अपोजिट है। बात आई समझ में? ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। किसका रिजल्टेंट वेक्टर है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। अब इसको लिखें कैसे? लिखने का तरीका क्या है? अब मैं यहां पे लिखने का तरीका आपके सामने पेश कर रहा हूं भैया। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कुछ नहीं है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का मीनिंग बस इतना सा है कि जो आर वेक्टर है ना, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। ये लिखने का एक तरीका है, ठीक है, ये एक लिखने का वे है, तरीका है, बस और कुछ नहीं है। आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस लाइन से क्या मीनिंग निकलता है? आर वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। और दूसरा मीनिंग क्या निकलता है कि जो ट्रायंगल बनाओगे ना, उस ट्रायंगल के अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर का तो ऑर्डर सेम रखना है और आर वेक्टर का ऑर्डर रखना है अपोजिट। इसका मतलब ये है बस, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, आप ये मत सोचना कि जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आर है तो इसका मतलब ये नहीं है। दिस डजंट मीन ऑलवेज, हमेशा, कि आर इक्वल्स टू ए प्लस बी।
दिस डजेंट मीन ऑलवेज, हमेशा इसका मतलब ये नहीं है कि r बराबर a प्लस बी है। जैसे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब r बराबर 7 नहीं है। इसका मतलब ये वेक्टर एडिशन है, एरो लगा रखा है आपने यहाँ पर। ये लिखने का एक तरीका है, एक स्टाइल है, और इस स्टाइल को हमें फॉलो करना है वेक्टर के अंदर, ठीक है। दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर का एडिशन होता है, और जो दो वेक्टर को आपको ऐड करना है उनको एरो को सेम ऑर्डर में अरेंज करना है, और फिर जो क्लोजिंग साइड होगी जिसका ऑर्डर अपोजिट होगा वही रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। लिखने का तरीका आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर? ये लिखने का एक तरीका है। इससे आप मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं कर सकते, इस लाइन से आप मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं कर सकते। अगर ये 3 है, ये 4 है, ये कितना होगा, ये इस लाइन से फाइंड नहीं कर पाओगे आप। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जो अभी तक हमने सीखी है ना, इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में जो ज्योमेट्री सीखी थी हमने, वो ज्योमेट्री आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ज्योमेट्री अगर आपको आती है तो आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो। इससे बस ये पता लगा सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ठीक है, वो पता लगा सकते हैं बेटा। तो ये था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। बाकी समय आपका हो चुका है, तो यहां तक बेटा स्टडी करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस लगवाऊंगा कुछ, ठीक है। अभी तक जितना आपको मैंने प्रैक्टिस करवाया है वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। थैंक यू।